अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, देखिए पिछले क्लासेस में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, साइन फंक्शन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो ये सारे क्या है, फंक्शन है, ये सभी फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं, 2 इसमें बेसिक फंक्शन है, साइन, कॉस। ठीक है, बाकी जो बाकी 4 फंक्शन है वो इन दोनों फंक्शन से डिराइव्ड फंक्शन है। ओके, देखिए फंक्शन अगर है तो हम फंक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि फंक्शन क्या करता है कि एक इनपुट लेता है और उस इनपुट के साथ वो कुछ प्रोसेसिंग करता है, अब प्रोसेसिंग के बाद हमें एक आउटपुट देता है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये एक सर्किल बना हुआ है जो यूनिट रेडियस, यानी जिसका रेडियस 1 यूनिट है। ठीक, और यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है AB। इस A से P ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ x है। अगर इस आर्क की लेंथ x है तो ये जो एंगल बनेगा, यानी एंगल AOP जो बनेगा वो x रेडियन बनेगा। अगर इसकी लेंथ x है, ये 1 यूनिट रेडियस का सर्किल है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो x रेडियन बनेगा। अब देखिए फंक्शन, देखिए यहाँ पे अब ये P अगर आगे बढ़ता है, सपोज P अगर यहाँ पे आता है तो ये जो पॉइंट AB है इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। अगर वो P यहाँ पे कहीं पे भी आ जाएगा तो जैसे जैसे ये P आगे बढ़ेगा ये कोऑर्डिनेट चेंज होगा, इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में ये एंगल भी चेंज होगा। या हम ये कहें कि जैसे जैसे हम इस OP लाइन को आगे या पीछे करेंगे तो यहाँ पे जो रेडियन यानी जो एंगल बन रहा है वो एंगल चेंज होगा, और एंगल के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे जो 2 फंक्शन की बात करेंगे हम, एक फंक्शन हमारे पास है कॉस और एक फंक्शन हमारे पास है साइन। ठीक है, एक कॉस फंक्शन है और एक साइन फंक्शन है। तो कॉस फंक्शन क्या करता है कि कॉस फंक्शन इस सर्किल पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल को लेता है। ठीक है, इस एंगल को लेता है एज ए इनपुट। ठीक, और आउटपुट में क्या देता है, आउटपुट में देता ये है कि इस वक्त इस एंगल पे जो कोऑर्डिनेट बना हुआ है उस कोऑर्डिनेट का एब्सिसा, यानी कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पॉइंट वो कॉस का आउटपुट हो जाता है, यानी कॉस x इज इक्वल टू a। ठीक है, इसी तरीके से ये साइन फंक्शन क्या काम करता है, साइन फंक्शन इस एंगल को लेता है। ठीक है, साइन में हमने x रखा और ये क्या करेगा कि कोऑर्डिनेट का सेकंड पॉइंट, यानी कि ऑर्डिनेट, उस कोऑर्डिनेट का जो ऑर्डिनेट है यानी जो सेकंड पॉइंट है वो इसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप फंक्शन को इस तरीके से समझ लीजिए कि ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन एंगल लेता है, उस एंगल पे बने हुए कोऑर्डिनेट्स में से एब्सिसा और ऑर्डिनेट को सेलेक्ट करता है। एब्सिसा कॉस का आउटपुट हो जाएगा और ऑर्डिनेट साइन का आउटपुट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जो पॉइंट A है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1 0, क्योंकि ये जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, तो 1 0 इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए। इस वक्त ये कोऑर्डिनेट 1 0 जहाँ पे भी है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है, तो उस वक्त सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 0 रेडियन बन रहा है। ठीक है, देखिए ये लाइन ऐसे घूमेगी तब तो ये एंगल 0 से आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर पॉइंट यहीं पे है तो इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये 0 रेडियन है। तो हम कह सकते हैं कि cos 0 की वैल्यू फर्स्ट पॉइंट यानी कि 1 और sin 0 की वैल्यू यानी सेकंड पॉइंट 0। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो इन पॉइंट्स को हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, फिलहाल आपको ये समझना है कि एंगल बनेगा तो एंगल के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, एंगल को साइन और कॉस में रखेंगे,
कॉस में रखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट एज ए आउटपुट मिलेगा, और साइन में रखेंगे तो सेकेंड पॉइंट एज ए आउटपुट हमको मिलेगा। ठीक, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम कुछ फार्मूला देखेंगे जो हमने पिछले क्लासेस में भी देखा था। यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, ये ए है ये बी है, तो ए क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ए बी है तो ये लेंथ ए हो जाएगी और ये लेंथ बी हो जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, और बी स्क्वायर है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, तो हमने देखा इसको इस तरीके से कि एक फार्मूला हमारा यहाँ पे बन गया, जो कि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए अब इसके कुछ डिराइव्ड फंक्शन होते हैं, ये दो बेसिक फंक्शन है, इसी फंक्शन से बाकी 4 फंक्शन बनते हैं। अगर हम साइन का रेसिप्रोकल लेते हैं यानी कि 1/sin x, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं कोसेक x। अगर हम कॉस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/cos x जो बनता है इसको हम कहते हैं सेक x। ठीक है, अगर हम साइन x और cos x का रेशियो लेते हैं तो इस फंक्शन को हम नाम देते हैं tan x। ठीक, और cos x अपॉन साइन x का रेशियो जब हम लेते हैं तो इस फंक्शन का हम नाम देते हैं cot x। ठीक है, तो ये भी आपने पिछले क्लास में इसको भी पढ़ा होगा। तो ये दो फंक्शन यही बेसिक फंक्शन है, मेन फंक्शन यही है, इन दोनों से बाकी ये 4 फंक्शन बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से, कोसेक, सेक, टैन और कॉट। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये एक फंक्शन था, तो अब ये फार्मूला था। इस फार्मूले से अब हम क्या करें कि हम दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जब हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। तो यहाँ जब हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1। यहाँ जब हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर बन जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस, ठीक है, साइन अपॉन कॉस टैन एक्स, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स बनेगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ये बनेगा tan स्क्वायर एक्स, और 1/cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर यानी ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हमारा और बन गया। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। ओके, चलिए अब हम इसी फार्मूले को cos स्क्वायर से ना डिवाइड करके हम साइन से डिवाइड करें। तो अभी साइन से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जब हम साइन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बनेगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। देखिए cos अपॉन साइन कॉट होता है, तो cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cot स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, और 1/sin कोसेक होता है तो 1/sin स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये हमारा थर्ड फार्मूला है। ठीक, तो फर्स्ट फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये फंक्शन की डिफिनेशन है। ठीक है, जैसे हर फंक्शन की डिफिनेशन होती है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ही फंक्शन काम करता है। यहाँ से इसको इनपुट मिलेगा और इस इनपुट के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट है वो फंक्शन का आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि cos x और sin x बेसिकली फंक्शन कौन सा है, कैसा है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। और फिर यहाँ से फिर हमने देखा कि यहाँ पे हमको 3 फार्मूला मिलेगा। ठीक है, पहला हमको मिलेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ओके, चलिए अब इसके बाद हम थोड़ी चीज़ें और देखें। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने देखा और यहाँ पे फार्मूला देखा, और यहाँ पे ये जो इस फंक्शन से डिराइव्ड फंक्शन है उसको भी हमने देखा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम अलग अलग पॉइंट्स ले रहे हैं। जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, तो जब ये पॉइंट बी होगा तो इस बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो 1 यूनिट होगी, क्योंकि ये सर्किल का रेडियस है। तो ये बनेगा 0 1। अब मैं ये पॉइंट एक ले रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट जो C होगा, इसको मैंने C कहा। अब ये यूनिट रेडियस यानी कि अब ये जो बनेगा -1, क्योंकि x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, इसको हमने x एक्सिस और y एक्सिस मान लिया है सेंटर से। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पे ये हमारा बनेगा -1 0। इसी तरीके से हमने पॉइंट D लिया, तो D हमारा क्या बनेगा, D बनेगा 0 -1। ठीक है, ओके। तो सर्किल की डिफिनेशन फंक्शन की डिफिनेशन क्या है, एक सर्किल पे है और उस सर्किल के सेंटर से हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया है। ओके, तो यहाँ पे ये इस तरीके से x एक्सिस और y एक्सिस आपको मिल रहा है। ओके, और ये पॉइंट मिलेगा, उसके बाद ये जैसे जैसे घूमेगा ये पॉइंट आगे बढ़ेगा, पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमको पॉइंट मिलेगा, पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमको एंगल मिलेगा, तो एंगल बनेगा इनपुट और पॉइंट बनेगा आउटपुट। इसी तरीके से अब हमने यहाँ पे कितने पॉइंट्स, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ABCD और उसके बाद एक मैंने पॉइंट E दिया, यही पॉइंट E भी है। अब देखिए अगर हम पॉइंट A की बात करेंगे तो पॉइंट A इस वक्त 0 रेडियन पे है। तो 0 रेडियन अगर हम यहाँ पे रखते हैं सपोज कॉस के अंदर, तो कॉस के अंदर अगर हम 0 रेडियन रखेंगे, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखा तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 की वैल्यू होगी 1 और sin 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। फिर मैं आता हूँ एट x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, जब मैं x इज इक्वल टू यानी कि x इज इक्वल टू π/2 यानी कि एंगल जब 90 डिग्री बनेगा, तो अब देखिए 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री पे जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 1। तो इस वक्त cos और sin की वैल्यू क्या होगी, यानी cos π/2 की वैल्यू, cos π/2 यानी पॉइंट की पहली वैल्यू, और sin π/2 की वैल्यू, sin π/2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आते हैं एट x इज इक्वल टू पाई, तो अब जब पॉइंट यहाँ से चलेगा तो ये π/2 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो ये पूरा जो है पाई एंगल यानी कि 180 डिग्री हो गया। ठीक है, π/2 क्या होता है 90 डिग्री और पाई क्या होता है 180 डिग्री। ओके, तो अब ये देखिए ये इस तरीके से आया, ये 180 डिग्री हुआ। जब हम इसको कॉस में रखेंगे तो cos पाई की वैल्यू पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट यानी कि -1 और sin पाई की वैल्यू यानी दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा 0। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं एट x इज इक्वल टू, अब देखिए π/2 यानी 90 तो ये हो जाएगा 3 टाइम 90 यानी कि 3π/2। तो 3π/2 अब हम जब cos में रखेंगे तो cos 3π/2, देखिए cos 3π/2 की वैल्यू 0 होगी, और फिर उसके बाद हम देखेंगे sin 3π/2, तो sin 3π/2 की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक, फिर इसी तरीके से 90, ठीक है, यानी π/2। अब देखिए पाई तो ये चला गया 2π, तो 2π वापस a पे पहुंचेगा एट x इज इक्वल टू 2π। तो cos 2π की वैल्यू 1 और sin 2π की वैल्यू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रही है, किस तरीके से फंक्शन के डिफिनेशन से हमने ये सारी चीज़ें डिसाइड की। हमने एंगल देखा, एंगल के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट बन रहा है उस कोऑर्डिनेट को देखा। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, ये सेंटर इसका ओरिजिन है। ओके, और ये 1 यूनिट रेडियस का ये सर्किल है। ओके, तो पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, a के रिस्पेक्ट में 0 रेडियन, b के रिस्पेक्ट में π/2 यानी 90 डिग्री, c के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री यानी कि पाई, और जब हम d पे आएंगे तो ये 3π/2 यानी कि 270 डिग्री बनेगा, और उसके बाद हम आगे वापस यहाँ पे a पे आएंगे यानी e पे, तो ये हमारा बनेगा 2π यानी कि 360 डिग्री बनेगा। ठीक, और हर एंगल के रिस्पेक्ट में आपको एक पॉइंट मिलेगा, तो एंगल के रिस्पेक्ट में जब पॉइंट मिलेगा तो उस पॉइंट से हम डिसाइड करेंगे कि cos की वैल्यू क्या होगी और sin की वैल्यू क्या होगी। ओके,
चलिए इसको हमें आगे यूज़ करना है, लेकिन फ़िलहाल इसको हमने थोड़ा सा देखा। क्यों देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा हमको इससे काम है। हम यहाँ पे पहले साइन की वैल्यू देखें। साइन की वैल्यू ज़ीरो कब कब है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। ठीक है, अब देखिए साइन की वैल्यू 0, साइन की वैल्यू 0 यानी सेकेंड वैल्यू 0, 0 और ये 0 है। तो 0 पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, 4 पाई पे 0। तो साइन की वैल्यू 0 कब कब है? ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको आगे हम फिर लिखेंगे अगले वीडियो में। अब ज़रा देखिए साइन की वैल्यू 0 यानी सेकेंड, जब x की वैल्यू 0 डिग्री या 0 रेडियन, पाई, जब हम 0 पे हैं तो हमारा ऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि b कब 0 होगा? b कब 0 होगा? जब x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू पाई होगी, फिर उसके बाद x की वैल्यू 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब देखिए जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो ये एंगल पॉजिटिव होता है, और जब हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, जैसे ये एंगल 0 है, ठीक, ये π/2 है, ओके, ये पाई है, यहाँ पे आएंगे तो पाई एंगल बनेगा, ये 3 π/2 और ये 2 पाई। जब हम इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो ये हमारा बनेगा -90 यानी -π/2, ठीक है, और उसके बाद ये बनेगा -पाई, ये बनेगा -3 π/2, और फिर वापस जब आएंगे तो ये -2 पाई बनेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे जो b की वैल्यू है 0 है, किस किस पे है? -पाई पे, -2 पाई पे। तो हम ये देख रहे हैं कि -पाई पे, -2 पाई पे, फिर -3 पाई पे, ठीक है, फिर वापस जाएंगे तो फिर -4 पाई पे। तो साइन की वैल्यू जो 0 हो रही है, यानी b की वैल्यू जो 0 हो रही है, जब x की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई या -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, तो जनरली हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये x की वैल्यू है n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जब हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 रखेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है, 1 2 3 4, यानी 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। जब माइनस रखेंगे तो -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, ठीक है, 0 रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू n पाई होगी तो b की वैल्यू 0 होगी। तो जब x की वैल्यू n पाई होगी तो हम कहेंगे यहाँ पे कि साइन, ठीक है, इस लाइन पे बहुत अच्छे से गौर कीजिएगा। हमने कहा कि साइन n पाई इज इक्वल टू 0 when n belongs to इंटीजर, ठीक है। अब इसको आप याद रखिएगा, ठीक, अब इसको आप याद रख लीजिए। यहाँ पे n पाई का क्या मतलब है ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, तो इसको जनरली हमने क्या लिखा? n पाई, और n क्या है? इंटीजर है। जब हम इंटीजर वैल्यू रखेंगे तो ये सभी वैल्यू मिलेगी, ठीक। और उस पर जब हम साइन की वैल्यू लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? साइन की वैल्यू हमको 0 मिलेगी, यानी b की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। आप इसको याद रखिएगा। अभी इसका काम नहीं है लेकिन इसे याद रखिएगा, क्योंकि इसको यहीं पे समझना है। अब इसको हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है, 1-2 एक्सरसाइज के बाद। अब आप आ जाइए इसी तरीके से कॉस पे। अब हम ज़रा कॉस के बारे में देख लें। देखिए कॉस की वैल्यू ये है और ये है, ठीक है। π/2, जब x की वैल्यू होगी π/2 तो ये 0 हो जाएगा, यानी a कहाँ पे 0 होगा? π/2 पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यानी 3π/2 पे 0 होगा। फिर उसके बाद हम आगे घूम करके यहाँ जाएंगे तो ये 5π/2 बनेगा, ठीक है। देखिए 4π/2 यहाँ पे, फिर एक π/2 और, तो ये 5π/2 हुआ। फिर उसके बाद जब हम घूम करके आएंगे तो ये 7π/2, यहाँ पे आने के बाद 7π/2 बनेगा। इसी तरीके से हम जब जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो -π/2, ठीक है, -3π/2, फिर वापस आएंगे तो -5π/2। तो हमको क्या दिख रहा है? -π/2 पे a की वैल्यू 0 है, ठीक है, और फिर उसके बाद
-π/2 के बाद जब हम यहाँ पे चलेंगे तो ये हो जाएगा -3π/2। -3π/2 पे भी a की वैल्यू 0 है, तो -3π/2। फिर उसके बाद हम यहाँ से, अब यहाँ से घूम के जब यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ तक तो -3π/2 है, फिर उसके बाद 1π/2 और आएगा, और फिर उसके बाद 1π/2 और आएगा, तो ये हो जाएगा 5π/2, यानी कि ये हो जाएगा -5π/2। तो अब हम देख रहे हैं कि जनरली x की वैल्यू 1, 3, 5, 7, -1, -3, -5, -7 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड नंबर का जो मल्टीपल है, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक। तो इसको हम जनरली क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जब x की वैल्यू 2n + 1 π/2 होगी, क्योंकि ऑड नंबर को 2n + 1 लिखा जाता है, ठीक है, ये सभी ऑड नंबर हैं। अब n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे इंटीजर है, ओके। जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, सपोज हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें π/2 मिलेगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक। तो हम इन सभी को जनरली क्या लिख सकते हैं, 2n + 1 π/2, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू 2n + 1 π/2 होगी तो उस वक्त cos की वैल्यू यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे कि cos 2n + 1 π/2 इज इक्वल टू 0 व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है। तो इसके पहले अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है, इस सर्किल को याद रखना है, इस डिफिनेशन को याद रखना है, अभी हमने 3 फार्मूला बताया उसे याद रखना है, ठीक है। और हर पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है, एंगल के रिस्पेक्ट में कॉस और साइन की वैल्यू क्या होगी उसे याद रखना है, और साइन nπ = 0 इसका क्या मतलब है, और cos 2n + 1 π/2 = 0 इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। nπ का मतलब कि sin π, sin 2π, sin 3π, sin 4π, इस तरीके से जो भी, यानी कि जो जब पाई बनेगा, ठीक है, पाई 2π, 3π, 4π, 5π, तो सब पे साइन की वैल्यू 0 होगी, और π/2 वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पे कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 ऑड नंबर्स π/2 के साथ जब लिया जाएगा तो वहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने अब यहाँ पे देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, सर्किल पे डिपेंड करता है, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन इस यूनिट सर्किल से बनती है, ओके। यूनिट सर्किल का सेंटर ओरिजिन है, ओके। बाकी यहाँ से x एक्सिस और ये y एक्सिस ड्रॉ किया गया, और हर एंगल के रिस्पेक्ट में हमने पॉइंट लिया, ओके। पॉइंट लिया और फंक्शन की वैल्यू लिया, तो एंगल बनेगा इनपुट, एंगल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कोऑर्डिनेट बनेंगे कॉस और साइन के आउटपुट, ठीक। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने जाना, अच्छे से समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, फंक्शन है तो इसका डोमेन भी होगा, इसका रेंज भी होगा, बहुत सारी चीज़ें, ओके। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा बुक की हेल्प भी ले लीजिएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।